नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आलोचना साहित्य। हम ये जानेंगे कि आलोचना का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा तथा एक अच्छे आलोचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आलोचना साहित्य। देखिए, आलोचना के अगर अर्थ की बात करें तो आलोचना का शाब्दिक अर्थ है सब ओर देखना। सब ओर देखने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हमने मान लीजिए कोई वस्तु देखी, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो किस उपयोग में लाई जाती है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी विस्तार से उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसको देखना, उसको समझना, उसके बारे में सोचना, ये सब किस में आता है? आलोचना में आता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी साहित्यिक रचना की गुण व दोषों सहित परख करना, यानी उस साहित्यिक रचना में गुण क्या है और दोष क्या है, अर्थात उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को देखना, दोनों बातों को समझना, और वो भी कैसे? निष्पक्ष भाव से। तो उसे हम क्या कहेंगे? आलोचना कहेंगे। आलोचना को समालोचना अथवा समीक्षा भी कहा जाता है, यानी इसको अगर आ जाए समालोचना क्या है, तब भी वो आलोचना के बारे में आप बताओगे, और समीक्षा भी क्या है? आलोचना ही है किसी भी साहित्य की। इलियट की अगर परिभाषा की बात करें तो ये क्या कहते हैं? आलोचना सांस की तरह अनिवार्य व नैसर्गिक क्रिया है, यानी अपने आप होने वाली क्रिया। सांस को लेने और छोड़ने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा जो शरीर है स्वाभाविक रूप से इस क्रिया को कर लेता है। वैसा ही इलियट ने आलोचना को भी बताया है कि आलोचना एक जरूरी और स्वयं पूर्ण होने वाली एक क्रिया है, नैसर्गिक क्रिया है, और ये साहित्य में अपना अनिवार्य स्थान रखती है। यह अनिवार्य पक्ष है साहित्य का। तो ये है आलोचना। शाब्दिक अर्थ हमने देखा, साहित्य में कैसे हम आलोचना करते हैं, ये साहित्य में आलोचना का क्या रूप है, यानी गुण और दोषों को परखना। इसका अन्य जो नाम है समालोचना और समीक्षा भी है। इलियट की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करें। आलोचना के भेद की अगर बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है? शास्त्रीय आलोचना। देखिए, इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर मूल्यांकन करता है। अब काव्य शास्त्र क्या है? देखिए, काव्य शास्त्र जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, उनमें नियम है, यानी काव्य को लिखने के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, उन नियमों को ध्यान में रखकर जब किसी साहित्यिक रचना की आलोचना की जाती है तो वो कौन सी आलोचना कही जाती है? शास्त्रीय आलोचना कही जाती है। यानी शास्त्रों के आधार पर जब किसी रचना के गुण और दोषों को परखा जाता है तो वो क्या है? शास्त्रीय आलोचना। दूसरा जो हम इसका भेद मान सकते हैं वो है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना पद्धति के अंतर्गत आलोचक निष्पक्ष भाव से आलोच्य काव्य कृति के विषय में अपना निर्णय देता है। कृति कोई भी हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में आलोच्य यानी जिसकी आलोचना की जानी है उसके बारे में बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से उसके गुण और दोषों को सामने लेकर आता है और एक निर्णयात्मक विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो कौन सी आलोचना है? निर्णयात्मक आलोचना। तीसरा जो इसका भेद है वो है तुलनात्मक आलोचना। देखिए, नाम से स्पष्ट है, तुलना किसकी की जाती है? दो वस्तुओं की, दो ग्रंथों की, दो कवियों की, या किन्हीं भी दो रचनाओं की, जहां पर तुलना हो कि ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। जैसे हम मान सकते हैं कृष्ण काव्य में अगर सूरदास और मीराबाई की तुलना की जाए, अगर राम काव्य में तुलसीदास और केशवदास की तुलना की जाए, तो वो क्या है? तुलनात्मक आलोचना है। यहाँ पर ये देखिए, काव्य प्रवृत्तियों यानी लिखने में काव्य में जो विशेषताएं हैं उनकी तुलना की जा सकती है, या विभिन्न युगों के कवियों की तुलना की जा सकती है, या विभिन्न भाषा के कवियों की तुलना की जा सकती है। यानी किसी ने अगर हिंदी खड़ी बोली में सूर काव्य लिखा है तो उसके मुकाबले क्या सूरदास की ब्रज भाषा में लिखा हुआ कृष्ण काव्य ज्यादा अच्छा है? यानी इस तरह से अवधी भाषा और ब्रज भाषा के काव्य की तुलना की जा सकती है, यानी भाषा के को आधार बनाकर कवियों की तुलना भी इसमें की जा सकती है। तो मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि दो की आपस में तुलना करना, गुणों के आधार पर, भाषा के आधार पर, काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर, या काव्य रचना के लिखने के तरीके के आधार पर, या उन युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर हम उसकी तुलना
कर सकते हैं। तो ये कौन सी आलोचना है? तुलनात्मक आलोचना है। इसके बाद है सैद्धांतिक आलोचना। देखिए, इसमें आलोचक अपनी प्रतिभा के आधार पर प्राचीन पद्धति ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य रचना करता है या आलोचना करता है। उसे हम क्या कहेंगे? सैद्धांतिक, यानी सिद्धांतों के आधार पर। यहाँ पर जो प्राचीन काव्य ग्रंथ है वो कौन से ग्रंथ हैं? उन ग्रंथों की जो पद्धति है, जैसे जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जैसे रस संप्रदाय के ग्रंथ है, अलंकार संप्रदाय के ग्रंथ है, या ध्वनि संप्रदाय को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के नियमों को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी जो भी प्राचीन पद्धति है लिखने की, पद्धति यानी तरीका, उन ग्रंथों को आधार बनाकर जो नवीन ग्रंथ की रचना की जाती है, उनकी आपस में जो तुलना होती है या आलोचना होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सैद्धांतिक आलोचना। तो यहाँ पर आपको सैद्धांतिक आलोचना में क्या ध्यान में रखना है कि प्राचीन काव्य ग्रंथ संबंधी पुस्तकों को के आधार पर नवीन ग्रंथों की आलोचना करना, या एक नए ग्रंथ की उनको आधार बनाकर एक नवीन ग्रंथ की रचना भी इसमें आती है सैद्धांतिक आलोचना में। जैसे रस मीमांसा जो रचना है वो हम सैद्धांतिक आलोचना में उसको हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रभाववादी आलोचना। देखिए, प्रभाववादी आलोचना में क्या है कि आलोचक प्रति का विश्लेषण, प्रति है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, विश्लेषण या विवेचन नहीं करता, अपितु उस रचना के अध्ययन से अपने मन पर पड़े प्रभाव को व्यक्त करता है। यहाँ पर आप रचना कर लें कि जो आलोचक है वो एक रचना का विश्लेषण और विवेचन नहीं करता, बल्कि उस रचना के अध्ययन से उसके जीवन में या उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाववादी आलोचना कही जाती है। जैसे मान लीजिए, जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, मैंने उस रचना का अध्ययन किया और उसके अध्ययन से मेरा मन राम नाम में लग गया या राम के जीवन से मैं प्रभावित हुई, तो वो क्या है? प्रभाववादी आलोचक है। मैं उससे प्रभावित होकर अपने अगर उसके प्रति विचार व्यक्त करती हूँ तो वो किस में आएंगे? प्रभाववादी आलोचना में आएंगे। तो ये आलोचना के भेद हैं जो आज हमने यहाँ पर देखे। ये 5 भेद आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आलोचक के गुण। देखिए, आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन है? आलोचक है। आलोचक में अगर कुछ खासियत होगी, कुछ विशेष गुण होंगे, तभी वो एक अच्छा आलोचक बन पाएगा। और एक अच्छे आलोचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उसमें सबसे पहला गुण कौन सा है? निष्पक्षता का। देखिए, ये सबसे बड़ा गुण है, निष्पक्ष भाव से किसी भी रचना की आलोचना करना। उसके प्रति कोई भी वैर विरोध का भाव ना रहे या विशेष मैत्री का भाव भी ना रहे, बल्कि वो किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना माने और उस रचना से संबंधित जो भी उसके गुण दोष है उसको बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट करे। तो ऐसा निष्पक्षता का भाव एक आलोचक में होना चाहिए। दूसरा क्या है? सहज प्रतिभा। देखिए, किसी भी रचना का जो आलोचक है उसमें ये गुण, ये प्रतिभा सहज भाव से होती है। किसी को विशेष रूप से हम आलोचक बना नहीं सकते, बल्कि उसका जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है या आलोचनात्मक उसमें जो प्रतिभा है वो स्वयं या सहज भाव से उसमें ईश्वर की देन कह सकते हैं या उसके व्यक्तित्व का एक भाग भी कह सकते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या है? विस्तृत ज्ञान। यानी जो आलोचक है उसे उस रचना से संबंधित, उस विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे कह दिया जाए या आपको कह दिया जाए कि आप ब्रज भाषा से संबंधित अपने किसी भी ग्रंथ की आलोचना करें, अगर मुझे उस भाषा का ज्ञान होगा तभी मैं उसकी आलोचना कर पाऊंगी। या अगर मुझे सूरदास के काव्य की आलोचना करने को कहा जाए तो अगर मैंने वो काव्य विस्तृत रूप से जाना होगा, पढ़ा होगा, ब्रज भाषा का मुझे पूर्ण ज्ञान होगा, तभी मैं उसकी आलोचना कर पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है? जो भी आलोचक है उसे उस विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है सहृदयता, यानी हृदय के भावों के सहित। सहृदय कौन होता है? जिसके हृदय में सभी प्रकार के भाव समाहित रहते हैं। तो जो भी आलोचक है उसमें ये भाव, ये गुण होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है अभिव्यंजना कौशल। कौशल यानी कला। किसकी? अभिव्यंजना यानी अभिव्यक्ति, अपनी बात को कहने की कला। जो भी आलोचक है
जिस भी विषय को व्याख्यायित कर रहा है, जिस भी विषय को विस्तार से उसके गुण और दोषों को परख रहा है, उसे अपनी बात को कहने की कला होनी चाहिए, अर्थात उसे अभिव्यक्ति का कौशल आता हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, वो वक्तव्य के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, या जिस भी माध्यम से वो उसे अभिव्यक्त करना चाहता है, उस गुण में उसे पूर्ण निपुणता होनी चाहिए। यानी अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का जो गुण है, जो कौशलता है, वो उसमें होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे आलोचक के गुण हैं। अगर ये सभी गुण किसी व्यक्ति में है तो वो बहुत अच्छे से निष्पक्ष भाव से किसी भी रचना की आलोचना कर सकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो आलोचना का शब्द क्या है, आलोचना से अभिप्राय क्या है वो देखा, पर इलियट की परिभाषा हमने देखी, आलोचना के भेद और आलोचक के गुणों के बारे में जाना। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।